वातावरण के अनुसार ढले, यानी स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालना, तो क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। दूसरी यहाँ पे अपन बात करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन बिल्कुल अनुकूलन का विपरीत भाग माना जाता है कि वातावरण के अनुसार ढालने की जो क्रिया होती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि वातावरण को अपने अनुसार ढालने की जो क्रिया होती है। अनुकूलन तो होता है कि वातावरण के अनुसार ढलना, स्वयं उसके अनुसार ढल जाओ, और परिवर्तन होता है कि वातावरण को अपने अनुसार ढालो। चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, उसको भी आप अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें चेंजमेंट ला सकते हैं, और मानवीय जो वातावरण है उसमें भी आपके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, उसको भी आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो वातावरण को अपने अनुसार ढालना परिवर्तन है, और वातावरण के अनुसार अपने को ढालना अनुकूलन है। अब ये परिवर्तन की जो क्रिया होगी वो दोनों रूपों में होगी। दोनों रूपों का अर्थ लिया जाता है। अपन कह रहे हैं कि वातावरण को अपने अनुसार ढालना, और वातावरण अपन मानते हैं दो प्रकार का। अपन कहते हैं प्राकृतिक वातावरण और अपन कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करना होगा, अपने अनुसार उसको ढालना पड़ेगा। ढालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। अब परिवर्तन कैसे करोगे, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, मानव ने परिवर्तन किया भी है। कैसे कि अपन बात करें मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पे वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पे बालुई मृदा की प्रधानता है, अनुपजाऊ मृदा की प्रधानता है, तो वहां जहाँ वर्षा कम होगी, मृदा अनुपजाऊ होगी, वहां पे कृषि कार्य का अभाव होगा। तो मानव ने क्या किया, सिंचाई साधनों का, यानी नहरों का निर्माण करके, कुओं का निर्माण करके, तो सिंचाई साधनों का विकास करके मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ वर्षा कम होती है वहां फसल उत्पादन का कार्य किया। तो भौगोलिक दशा तो क्या थी, सिंचाई कार्य के बिल्कुल विपरीत थी, फसल उत्पादन के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन मानव ने क्या किया, सिंचाई साधनों का निर्माण किया, और सिंचाई साधनों का निर्माण करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। यही बात यहाँ पे खाद का उपयोग, मानव ने अनुपजाऊ मृदा को रासायनिक खादों का उपयोग करके किसमें परिवर्तित कर दिया, उपजाऊ मृदा में। कि अनुपजाऊ मृदा को उपजाऊ मृदा में परिवर्तन करना किसमें परिवर्तन है, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन। तीसरा उदाहरण, पहाड़ी ढालों पर कृषि कार्य। पर्वतीय जो क्षेत्र है जहां ढाल की तीव्रता होती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाला जो मानव है, वहां की भौगोलिक दशाओं के अनुसार, धरातलीय संरचना के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र कृषि कार्य के प्रतिकूल माने जाते हैं। तो मानव ने क्या किया, उस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। परिवर्तन कैसे किया कि मानव ने पहाड़ी ढालों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण किया, और सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करके फसल उत्पादन, वर्तमान समय की यदि अपन बात करें तो विश्व में चाय का जो उत्पादन है, चाय के जो बागान है, केवल कौन से क्षेत्रों में है, पर्वतीय क्षेत्रों में है। पहाड़ी ढालों पर चाय के बागानों का, यानी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो पहाड़ी ढालों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करना, मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई साधनों का, नहरों का, कुओं का, नलकूपों का निर्माण करना, अनुपजाऊ मृदा को रासायनिक खादों का प्रयोग करके उपजाऊ मृदा में परिवर्तित करना, किसका उदाहरण है, परिवर्तन। और परिवर्तन किसमें, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। अब सांस्कृतिक वातावरण जिसको अपन कह सकते हैं मानवीय वातावरण। उदाहरण के तौर पे यदि अपन बात करें तो भाषा, खान पान, रहन सहन। अब भाषा, जैसे अपन बात करें, अपन भारत की बात करें, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति यदि केरल जाता है, तो केरल में जहां मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु जहां कन्नड़ बोली जाती है, तो राजस्थान का व्यक्ति जहां राजस्थानी या हिंदी का प्रयोग होता है, वो व्यक्ति यदि तमिलनाडु जाता है, और तमिलनाडु जाने के बाद यदि वो अपनी भाषा या अपने शब्दों का प्रयोग यदि वहां जाकर करता है, वहां के लोगों को अपनी भाषा यदि सिखाता है, तो वो परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसमें होगा, सांस्कृतिक वातावरण में होगा। फिर अपन बात करते हैं खान पान। देखिए अपन बात करें केरल जो तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पे मुख्य रूप से चावल या मछली ही मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। जबकि राजस्थान की यदि अपन बात करें तो गेहूं या बाजरे का जो उपयोग है, या चावल का उपयोग अत्यधिक कम, मछली का उपयोग भोज्य सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है। तो राजस्थान का व्यक्ति यदि केरल जा रहा है, केरल यदि निवास कर रहा है, तो केरल के लोगों को यदि वो बाजरा या गेहूं की का भोज्य सामग्री के रूप में यदि उपयोग वो प्रारंभ करते हैं, तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। रहन सहन, जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, उसमें वो परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन कैसा माना जाएगा, सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन माना जाएगा। तो परिवर्तन की जो क्रिया होगी वो दो रूपों में होगी,
प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होगा और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? मानवीय क्षमता पर निर्भर माना जाता है। तो वातावरण समायोजन का सिद्धांत जो मूल रूप से बात कहता है कि किसी भी वातावरण में मानवीय निवास है किसका परिणाम है? समायोजन का परिणाम है। अब समायोजन करने के लिए आपको दो कार्य करने होंगे, एक आपको अनुकूलन करना होगा, एक आपको परिवर्तन करना होगा। अनुकूलन किसके रूप में होगा? अनुकूलन होता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, जैसा वातावरण है, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार ढलना, तो अनुकूलन होगा। और वातावरण को अपने अनुसार ढालना, जैसा वातावरण है उसको आप अपनी क्षमता के अनुसार उसमें परिवर्तन करें, तो वो क्रिया कौन सी मानी जाती है? परिवर्तन की क्रिया मानी जाती है। तो मानवीय जो निवास है, मानवीय जो क्रिया है, वो किस पर निर्भर करती है? अनुकूलन और परिवर्तन पर निर्भर मानी जाती है। और ये अनुकूलन और परिवर्तन किसका परिणाम होगा? वातावरण समायोजन का परिणाम होगा। तो इस प्रकार अपने आज की वीडियो में बात की वातावरण समायोजन के सिद्धांत की, कि मानव और मानवीय जो क्रियाएं हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? समायोजन पर निर्भर करती हैं। समायोजन किसके रूप में होगा? अनुकूलन के रूप में होगा या परिवर्तन के रूप में होगा? अनुकूलन आप अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालें, परिवर्तन वातावरण को अपने अनुसार ढालें या उसमें परिवर्तन करने का, उसमें चेंजमेंट करने का कार्य करें। तो यहाँ पे अपना ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों का थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो सिद्धांत है, यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद।